अरे ओ शहरी बाबू, हमें माफी दे ले तू। अरे ओ शहरी बाबू, हमें माफी दे। तहलका मचा दिया और लोगों ने उसका नाम टैटू बनवा लिया। हाथ लगा गोरी तन को, कुछ कुछ होता है। हाथ लगा गोरे तन को, कुछ कुछ होता है। ऐसी हीरोइन जिसने सिर्फ 2-3 फिल्मों से बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में जगह बना ली थी, जिन्होंने रातों रात मुझको राणा जी माफ करना जैसे गानों से स्टारडम हासिल किया। राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो। कैसे उसने एक टॉपलेस फोटो से इतनी सनसनी मचाई कि सरकार को जुर्माना लगाना पड़ा। और क्यों अचानक वह बॉलीवुड छोड़कर देश की सबसे बड़ी ड्रग डीलर बन गई। क्यों 16 साल तक साध्वी का जीवन जीने को मजबूर रही। चलो आज मैं आपको एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम सुनते ही 90 के दशक की धड़कनें तेज हो जाया करती थीं और जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग सिनेमा हॉल के बाहर घंटों लाइन में खड़े रहा करते थे। यह कहानी है ममता कुलकर्णी की, एक ऐसी लड़की की जिसने आम से खास बनने का सपना देखा, फिर खास से सनसनी बनी और फिर सनसनी से रहस्य में बदल गई। एक ऐसी हीरोइन जिसकी खूबसूरती पर लोग फिदा थे, जिसके गानों पर जवानी थी रखती थी और जिसकी बोल्डनेस ने उस दौर के समाज को हिलाकर रख दिया था। लेकिन यह कहानी सिर्फ फिल्मों, गानों और ग्लैमर की नहीं है। यह कहानी है शोहरत के नशे की, विवादों की आग की, सत्ता और अंडरवर्ल्ड की परछाइयों की और अंत में आत्मा की तलाश की। यह वही ममता कुलकर्णी है जिसने एक तरफ करण अर्जुन जैसी सुपरहिट फिल्म दी तो दूसरी तरफ ऐसा फोटोशूट किया कि पूरा देश 2 हिस्सों में बंट गया, जिसके नाम पर केस दर्ज हुए, जिसकी तस्वीरें सड़कों से संसद तक बहस का मुद्दा बन गईं और जिसकी जिंदगी ने वो मोड़ लिया जहां से वापसी आसान नहीं होती। आज जब हम ममता कुलकर्णी का नाम लेते हैं तो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं याद आती, बल्कि एक ऐसा दौर याद आता है जहां चमक के पीछे अंधेरा और आस्था के पीछे सवाल छुपे हुए थे। तो चलिए आज परत दर परत खोलते हैं उस लड़की की जिंदगी जिसने बचपन में मंदिर देखे, जवानी में कैमरे, बीच में दुनिया के सबसे खतरनाक खेल और आखिर में साधु साध्वी का रास्ता चुना। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई के एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता मुकुंद कुलकर्णी पुलिस विभाग में कार्यरत थे और मां मीरा कुलकर्णी धार्मिक स्वभाव की महिला थीं, जिस वजह से बचपन से ही ममता ने अनुशासन, पूजा और संस्कारों के बीच जीवन देखा। बचपन में ममता का मन फिल्मों की चकाचौंध से ज्यादा मंदिरों की शांति की ओर झुका रहता था और कई इंटरव्यू में वह खुद यह कह चुकी हैं कि वह कभी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थीं, लेकिन उनकी मां का सपना था कि उनकी बेटी बड़े पर्दे पर दिखे। माता पिता के दबाव और परिस्थितियों के चलते ममता ने पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग और ऑडिशन देने शुरू किए, लेकिन हिंदी सिनेमा में शुरुआती दौर में उन्हें लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और कई जगहों पर सिर्फ चेहरे की तारीफ करके लौटा दिया गया। लगातार नाकामी के बाद उन्होंने साउथ इंडस्ट्री का रुख किया और साल 1991 में तमिल फिल्म नन्बर्गल से अपने करियर की शुरुआत की, जो अप्रत्याशित रूप से बड़ी हिट साबित हुई और ममता रातों रात तमिल दर्शकों की पसंदीदा बन गईं। इस फिल्म की सफलता के बाद ममता को तमिल सिनेमा में जबरदस्त लोकप्रियता मिली और उस दौर में उनके नाम के पोस्टर, कटआउट और टैटू तक बनने की खबरें सामने आईं, जो किसी नई अभिनेत्री के लिए बहुत बड़ी बात थी। साउथ में पहचान बनने के बाद ममता ने हिंदी फिल्मों की ओर रुख किया और फिल्म मेरा दिल तेरे लिए में नजर आईं, जिसने उन्हें बॉलीवुड में धीरे धीरे पहचान दिलानी शुरू की। साल 1992 में उन्होंने फिल्म तिरंगा से बॉलीवुड में कदम रखा, जिसमें राजकुमार और नाना पाटेकर जैसे दिग्गज कलाकार थे। हालांकि ममता का रोल छोटा था, लेकिन इंडस्ट्री में उनकी मौजूदगी दर्ज हो गई। 1993 में फिल्म आशिक आवारा आई, जिसमें ममता पहली बार लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आईं और इस फिल्म की सफलता ने उन्हें बॉलीवुड में टिकने का मौका दिया। इसी साल वह लगातार कई फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें भूकंप, वक्त हमारा है,
मौसम और अशांत जैसी फिल्में शामिल थीं। हालांकि इनमें से कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाईं। करियर के इसी दौर में ममता को लगने लगा कि सिर्फ फिल्मों से वह उस स्तर की सनसनी नहीं बन पा रही जैसी उस समय की टॉप हीरोइनों को मिल रही थी, और यहीं से उनके फैसले ज्यादा बोल्ड और जोखिम भरे होने लगे। 1993 में एक मशहूर मैगजीन के लिए किए गए टॉपलेस फोटोशूट ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया, और यह फोटोशूट ममता कुलकर्णी के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। इस फोटो के सामने आते ही एक तरफ ममता रातों रात हर अखबार और मैगजीन की सुर्खी बन गईं, तो दूसरी तरफ सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। मामला इतना बढ़ गया कि ममता के खिलाफ कई जगह केस दर्ज हुए और सरकार की ओर से उन पर जुर्माना भी लगाया गया, जिससे साफ हो गया कि यह लोकप्रियता जितनी तेज थी उतनी ही खतरनाक भी थी। इस विवाद के बाद ममता को फिल्मों के ऑफर तो मिलने लगे, लेकिन उनकी छवि एक गंभीर अभिनेत्री से ज्यादा एक विवादित और बोल्ड स्टार की बनती चली गई। 1994 में उन्होंने अनोखा प्रेम युद्ध, बेताज बादशाह, गैंगस्टर, दिलबर और वादे इरादे जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन लगातार फ्लॉप फिल्मों के कारण उनका करियर डगमगाने लगा। धीरे धीरे विवाद की आंच ठंडी पड़ी और फिर ममता क्रांतिवीर में नजर आईं, जहां वह सेकंड लीड रोल में थीं और फिल्म की सारी तारीफ नाना पाटेकर के हिस्से चली गई। 1995 में करण अर्जुन रिलीज हुई, जिसमें ममता कुलकर्णी सलमान खान के साथ नजर आईं, और यह फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई, जिससे ममता एक बार फिर लोगों के दिलों की धड़कन बन गईं। करण अर्जुन की सफलता के बाद उन्होंने आंदोलन में संजय दत्त और गोविंदा के साथ काम किया, और यह फिल्म भी हिट रही, जिससे ममता का करियर फिर से रफ्तार पकड़ने लगा। इसके बाद आमिर खान के साथ फिल्म बाजी में ममता का बोल्ड अवतार देखने को मिला, और इस फिल्म के कुछ सीन उस दौर में काफी चर्चा में रहे। आगे चलकर वह खिलाड़ी सीरीज की फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में अक्षय कुमार के साथ नजर आईं, जहां उनकी बोल्ड इमेज और मजबूत होती चली गई। इसी दौर में गोविंदा के साथ किस्मत और नसीब जैसी फिल्में आईं, जिनमें भले ही बॉक्स ऑफिस का जादू नहीं चला, लेकिन ममता की लोकप्रियता बनी रही। फिल्म चाइना गेट ममता के करियर के लिए सबसे विवादित साबित हुई, जहां निर्देशक राजकुमार संतोषी के साथ उनके मतभेद खुलेआम सामने आए और मीडिया में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की खबरें फैलने लगीं। इसी समय छोटा राजन जैसे नाम मीडिया रिपोर्ट्स में उछाले गए। हालांकि इन आरोपों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इंडस्ट्री में ममता को लेकर डर और दूरी बढ़ने लगी। चाइना गेट में उर्मिला मातोंडकर का आइटम सॉन्ग छम्मा छम्मा इतना हिट हुआ कि ममता पूरी फिल्म में पीछे छूट गईं, और इससे उनका करियर और कमजोर हो गया। इसके बाद ममता ने निर्देशक पर गंभीर आरोप लगाए, जिन्हें उन्होंने नकार दिया, और इस पूरे विवाद ने ममता की छवि को और नुकसान पहुंचाया। धीरे धीरे बॉलीवुड से उन्हें काम मिलना कम हो गया, और उन्होंने बांग्लादेश सहित अन्य देशों की फिल्मों में काम करना शुरू किया, लेकिन वहां भी उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली। फिल्मों से दूर होने के बाद ममता दुबई में स्टेज शो और पार्टियों में परफॉर्म करने लगी, जहां उस समय कई बॉलीवुड अभिनेत्रियां जाती थीं। दुबई में ही उनकी मुलाकात विक्की गोस्वामी से हुई, जो बाद में ड्रग तस्करी के मामलों में आरोपी बना, और यहीं से ममता का नाम अंडरवर्ल्ड और ड्रग रैकेट से जोड़ा जाने लगा। 2000 के बाद ममता कुलकर्णी अचानक फिल्मों और मीडिया से गायब हो गईं, और लगभग एक दशक तक किसी को उनकी कोई खबर नहीं मिली। 2014 में जब भारत में एक बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा हुआ और इस मामले में ममता का नाम सामने आया, तो लोग हैरान रह गए, और लंबे समय बाद उन्हें कोर्ट में देखा गया। इस केस के दौरान उनके बैंक अकाउंट और संपत्तियां सील की गईं, और ममता ने खुद को निर्दोष बताते हुए सभी आरोपों से इनकार किया। ममता कुलकर्णी की कहानी समय के साथ बदलते जीवन की एक सच्ची तस्वीर है।
यह कहानी 90 के दशक की उस अभिनेत्री से शुरू होती है जिसने सफलता, शोहरत और पहचान सब कुछ देखा। फिर एक दौर आया जब उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और लंबे समय तक पर्दे से गायब रहीं। इसी बीच उन्होंने कुछ समय विदेश में बिताया और उनका जीवन सार्वजनिक निगाहों से दूर रहा। साल 2016 में उनका नाम एक बड़े ड्रग रैकेट मामले से जोड़ा गया जिसने उनकी छवि और जीवन दोनों को हिला दिया। यह मामला लंबे समय तक चला और ममता का नाम लगातार खबरों में बना रहा। अगस्त 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी आरोपों को रद्द कर दिया और उन्हें क्लीन चिट मिली। इस फैसले के बाद कानूनी रूप से उनका नाम पूरी तरह साफ हुआ। क्लीन चिट मिलने के बाद ममता भारत लौटीं और एक नया अध्याय शुरू हुआ। जनवरी 2025 में प्रयागराज महाकुंभ के दौरान उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपनाने का निर्णय लिया। महाकुंभ में उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। इस अवसर पर उन्हें नया आध्यात्मिक नाम श्री यमाई ममता नंद गिरी दिया गया। यह घटना आम लोगों और मीडिया दोनों के सामने हुई और व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई। आध्यात्मिक दीक्षा के बाद ममता ने कहा कि वे पिछले 23 वर्षों से अपनी आत्मिक यात्रा जी रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब वे फिल्मों में वापस नहीं लौटेंगी। उनके शब्दों में यह जीवन पथ उनका अंतिम और सचेत चुनाव है। 2025 से 2026 तक की उनकी यात्रा एक बड़े परिवर्तन की कहानी बन गई। एक समय की लोकप्रिय अभिनेत्री, फिर विदेश में एकांत जीवन, फिर कानूनी संघर्ष, उसके बाद अदालत से मिली राहत और अंत में आध्यात्मिक मार्ग का चयन। यह कहानी केवल विवाद या प्रसिद्धि की नहीं, बल्कि परिवर्तन, त्याग और आत्मखोज की है। ममता कुलकर्णी की यह यात्रा सार्वजनिक रिपोर्टों में दर्ज एक हकीकत है। अगर आपने इस कहानी को अंत तक देखा है तो समझिए ये सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं थी, ये वक्त, बदलाव और आत्मखोज की सच्ची दास्तान थी। 90 के दशक की चमक से लेकर एकांत, विवादों से होकर सत्य की जीत तक और फिर संसार से ऊपर उठकर अध्यात्म की राह तक, ममता कुलकर्णी की ये यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही सच्ची, गहरी और हकीकत से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। इसी पर ममता कुलकर्णी की यह फिल्म का गाना याद आती है, मुझको राणा जी माफ करना। राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। गलती मारे से हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली एक और फिल्म एक्टर फिल्म सच्ची कहानी स्टोरी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।